नमस्कार साथियों, मैं किशोर बिडालिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज का हमारा टॉपिक है पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की 27 बिंदुओं वाली जो डायरी होती है उसको हमने किस प्रकार से भरना है और कब कब भरना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, तो सारी सिचुएशन को मैं कवर करते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा, जो मैंने 17C वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें कोई भी सिचुएशन मैंने नहीं छोड़ी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर के उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आपके 17 क्लास यानी कि 17C से संबंधित सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी उसमें डाउट्स आपका नहीं बचेगा। ऐसे में प्रयास करने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में भी पीठासीन अधिकारी की डायरी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे, तो इसलिए मेरा प्रयास है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता तो जिस समय आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके मन की बात वीडियो में जिस भी समय होगी, आप उसी समय तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात होगी, जो आपका डाउट हो क्लियर हो गया है। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक करेगा। और पहली बार यदि आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा, वहां पर बेल आइकॉन होगा उसको भी ऑन करिएगा। तो साथियों, जैसे कि हमारे सामने आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पर है अनुलग्नक 7। देखिए, अनुलग्नकों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 जो भी संख्या है, तो इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में इनमें कुछ चेंजिंग आ गई है। ठीक है, जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, जो 2 साल पहले हुआ था हमारे उत्तराखंड में, तो उसमें और इसके अनुलग्नकों की जो संख्या उसमें काफी परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पे अनुलग्नक 7 में है पीठासीन अधिकारी की डायरी। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कुल मिला के 27 बिंदु होते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 02 गढ़वाल, या जो भी आपका संसदीय क्षेत्र होगा उसके संसदीय क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या आप यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिख देंगे। फिर मतदान की तारीख आपके क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो आपके राज्य में जिस भी तारीख को चुनाव होगा तो आप यहाँ पे उसकी तारीख लिख देंगे। यहाँ पर आप अपने मध्य स्थल की संख्या और उसका क्रमांक लिख देंगे। फिर यहाँ पे मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो मैक्सिमम केस में शासकीय भवनों में ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शासकीय भवन को यहाँ पे टिक भी कर दिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया है शासकीय। ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं निजी भवन में हो रहा होगा, कहीं अस्थायी संरचना वाले भवन में हो रहा होगा, तो आप उसको टिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा बिंदु है कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, तो देखिए मैक्सिमम 99.9% ये मान के चलिए 0 ही रहेगा। पांचवा बिंदु है विधिवत, यानी कि विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। यदि आपके यहाँ किसी मतदान अधिकारी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके स्थान पे अगर आप किसी नए को, यानी कि किसी उसकी अनुस्थिति में किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे उनका विवरण आ जाएगा और कारण भी आ जाएगा कि यहाँ पे उनकी नियुक्ति क्यों की गई है। छठा है कि मतदान मशीन। अब मतदान मशीन का यहाँ पे विवरण आएगा। देखिए, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या मैक्सिमम जगह एक ही मिलेगी और एक ही को आपने उपयोग में तो एक ही आएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं, जैसे पिछली बार हम विधानसभा चुनाव में गए थे तो दूर गए थे, तो दूर क्या था, वहां पे पैदल भी बहुत था, तो इसलिए उन्होंने हमको 2-2 सेट दिए थे, यानी कि 2 CU 2 VU और 2 बैलेट पेपर वाली वीवीपैट। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि आपके केस में एक ही होगा, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1। कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 जो उपयोग में लाई गई है, यहाँ पे लिखा उपयोग में लाई गई है। फिर उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की ID, यहाँ पे क्रम संख्या यानी जो उसकी ID होती है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, यानी कि BU बैलेट यूनिट की संख्या होगी यहाँ पर 1, और ऐसे ही उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ पे उसका जो ID होगी उसको हमने लिख देना है। 7वां पॉइंट है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। देखो, वैसे तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे वीवीपैट का जिक्र आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इन्होंने तुरंत बाद में क्यों नहीं किया ये मेरी समझ में नहीं है। खैर, जो भी 7वां पॉइंट है यहाँ पर उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो पेपर सील का मतलब होता है जो ग्रीन पेपर होते हैं, जो AB जिसपे लिखा होता है, जिससे हमने कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन को सील करना होता है। जैसे यहाँ नीचे दिया है ना प्रदाय किए गए, तो ऐसे यहाँ पर भी ऑप्शन आना चाहिए था कि प्रदाय किए गए पेपर सीलों की संख्या। तो हमको जैसे 3 या 4 मिले तो हम उनकी संख्या लिखते हैं, पर चूंकि यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, हो सकता जो बुकलेट मिलेगी तो उसमें यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि प्रदाय की गई विशेष टैगों की संख्या। जैसे यहाँ पे विशेष टैग है, ऐसी प्रदाय की गई ग्रीन पेपर सील की संख्या। तो अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे आपको 3 या 4 जितने मिलेंगे आप उनकी संख्या लिख देना। ठीक है, फिर यदि उनका क्रमांक पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे उपयोग में लाई गई, तो प्रदाय किए गए का क्रमांक पूछेगा तो आप उनका क्रमांक लिख देना। खैर, यहाँ पर दे रहा है कि उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, तो एक पेपर सील यानी ग्रीन पेपर को हमने यूज किया है। अब ये कह रही है कि उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो हमने उसकी क्रम संख्या लिख दी है 1346। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें उदाहरण के लिए यहाँ पे दे भी दिया कि हमें मिली थी 1345 से लेकर के 1348, यानी कि 1345 से 1348 तक 4 पेपर सील मिले थे हमें, ग्रीन पेपर। उसमें से हमने जो यूज किया है वो है 1346। अब ये क्यों है, 17C में मैंने इसका जिक्र कर दिया था, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना जिसमें 17C वाला वीडियो बनाया मैंने। तो 1346 यानी कि जो 1345 वाला क्रमांक था वो क्षतिग्रस्त हो गया, फट गया, ठीक है। तो इसलिए हमने 1345 वाले को ना करके क्षतिग्रस्त में आ जाएगा, 1346 वाले क्रमांक को हमने यहाँ पे पेपर सीट को उपयोग में लाए। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको भी जरूर मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कॉलम कम है। यदि बुकलेट में आपके पास जो ये प्रपत्र आता है पीठासीन अधिकारी का, वहां पे हो सकता है प्रदाय की गई पेपर सिलों की संख्या, प्रदाय की गई पेपर सिलों का क्रमांक ऐसा होगा, फिर उसके बाद उपयोग में लाई गई पेपर सिलों की क्रम संख्या, ठीक है, और क्षतिग्रस्त या अप्रयुक्त पेपर सिलों की संख्या, यदि ऐसा था तो आप उस सीक्वेंस में उसे भर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर ये दो ही कॉलम है तब हमें यहाँ पे दिखाने के लिए लिखना पड़ रहा है। अब उसके बाद है 7वां बिंदु, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। अब जैसे इसमें साफ लिखा हुआ कि प्रदाय किया जो स्पेशल टैग होता है, जिससे हमें जो क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन को कवर करते हुए इसे कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदर जो क्लोज बटन होता है वहां पर इसको टैग को लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं स्पेशल टैग। इसकी संख्या है 4 हमको मिले। तो फिर ये कह रहे प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, यही सही सीक्वेंस है, ऐसी होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि 47 से लेकर के 50 तक ये 4 हमें, 847 से 850 तक ये 4 हमें मिले। फिर कह रहे उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, तो 1 है। तो कह रहा उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो क्रम संख्या देखिए हमने यहाँ पे 848 वाला यूज कर दिया, क्योंकि हम सारे सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 847 शुरू का था, यदि आपका 847 वाला ही प्रवेश सही से हो जाता है तो फिर यहाँ पे आप 847 लिख देंगे, मतलब पहले वाला क्रमांक लिख देंगे। और मान लीजिए आप ये मान के चलिए कि पहले वाला आपका क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए आपने सेकंड नंबर वाले को यहाँ पे दिखा दिया है कि ये उपयोग में लाया गया है। हालांकि स्पेशल टैग क्षतिग्रस्त नहीं होता, ये पहला ही जो है यूज हो जाता है। पर बाय में आप जब लाख पिघला करके उस पर चपड़ा पिघला करके उसको सील करें तो हो सकता है वहां पे जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्षतिग्रस्त हो सकता है ऐसी कंडीशन में। अब ये बात करेंगे उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रमांक संख्या, हमने बता दी है उपयोग में न लाए गए या वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो हमने लिख दिया लास्ट में 849 से 850 दो जो है क्या थे जो उपयोग में न लाए गए, और एक था क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर 7वें का बी पॉइंट है, बी पार्ट में ये बता रहे कि जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। देखिए हाँ, अब समझ में आ गया कि इन्होंने वीवीपैट वाले क्रम को यहाँ पे नीचे क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मेट पुराने के हिसाब से है। जो पहला वाला फॉर्मेट था उसमें शुरू में क्या होता था कि सभी जगह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट हुआ करती थी, और ये जो वीवीपैट है कहीं कहीं लागू हुआ था। आज से 5-7 साल पहले की बात है, तो ये वीवीपैट सब जगह लागू नहीं होता था, ये 10 साल पहले की बात है जब वीवीपैट नया नया आया था। तो इसलिए जहां पर वीवीपैट लागू होता है इसलिए इन्होंने 7B में इसको दिया है, जबकि ये एक्चुअल में इसने तो इसके तुरंत बाद होना था 6 वाले में ही, ठीक है, बैलेट यूनिट के बाद, तो यहीं पर होना चाहता है इसको। हो सकता है इस बार को जो आपके पास नई बुकलेट आएगी तो आप देख लेना 6 में ही इसका क्रमांक आ सकता है वीवीपैट का, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पे लागू सिस्टम। तो उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, प्रिंटर ही बोला जाता है उसको वीवीपैट को, क्योंकि उसमें से जो है पर्चियां प्रिंट होकर के ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं, तो इसलिए प्रिंटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और प्रिंटर का सरल क्रमांक, यानी कि वीवीपैट का जो आईडी क्रमांक होगा उसे हमने यहाँ पे लिख देना है। 8वां बिंदु है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो देखिए हमारे वहां मान लीजिए 9, हमारे पास 9 कैंडिडेट अभ्यर्थी प्रत्याशी या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति है, तो उनमें से जरूरी नहीं कि सभी अपने मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करें। जो मेन राष्ट्रीय पार्टी होती है, राज्य स्तरीय पार्टी होती है, वही मतदान में जो अभ्यर्थी है वही जो अपने नीचे मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं। तो 9 के 9 की होने की संभावना कम है। आपके केस में आप क्योंकि ये पूरे इंडिया में चुनाव चल रहे हैं, तो हो सकता है आप शहरी क्षेत्र के होंगे, आप यूपी के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, हरियाणा के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं आप पूरे देश में। तो हो सकता है आपके केस में कई कैंडिडेट हो, तो कई कैंडिडेट क्या है अपने मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए फिलहाल 4 लिखा हुआ है। और फिर है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो 4 टोटल थे, 4 में से 3 जो है मतदान जब उपस्थित हो रहा था, मतदान जब प्रारंभ हो रहा था तो प्रारंभ में जो 3 लोग आ चुके थे, लेकिन अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आया, तो एक यहाँ पे देरी से आया, और मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, समाप्ति पर तो चारों के चारों उपस्थित थे, क्योंकि उनको 17C भी हमें देना पड़ता है, ठीक है, उनसे रिसीविंग भी लेनी पड़ती है, तो इसलिए वहां पर कोई नहीं गया, चारों के चारों यहाँ पर उपस्थित है। 10वां पॉइंट है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब देखिए मैंने कल 17C में बताया था, आप इसे भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे कह रहे कि 500 है।
अब 500 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि उस 500 में क्या क्या है। तो 494 तो जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या है, उस मतदेय स्थल के जो कुल निर्वाचकों की जो संख्या है 494 है। और 6 इसमें हम जैसे ईडीसी वाले जो कर्मी है उनकी संख्या की। 6 कौन, 4 हम हो गए मतदान अधिकारी, पीठासीन हो गया प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय, तो 4 हम हो गए, एक वाहन चालक हो गया, एक कांस्टेबल या पुलिस वाले हो गए। तो 6 से ज्यादा कम भी हो सकती है, तो हमने 6 लेके चले हैं, तो 494 प्लस 6 यहाँ पे हो गए 500, तो ये वाली 500 संख्या यहाँ पे मैच कर गए, तो इसको भी आप मेंशन कर देना। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। अब मत देने के लिए अनुज्ञात किए माने जिनको आगे दी गई है मत देने के लिए, अनुज्ञात का मतलब यह है। तो यहाँ पर हमने उनकी संख्या लिख दी है 300, 300 ने मत दिया, ठीक है, किसके अनुसार, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार। तो चिन्हित प्रति में कुल वोटर थे हमारे पास 494, ठीक है, हमने यहाँ पे दिया ना उदाहरण 494, तो इन 494 में से जब हमारे पास आए तो कितने आए निर्वाचक नामावली में, तो वो थे 300 लोग। तो 300 लोगों को आज्ञा दी गई कि आप जा करके वोट दीजिए। अब ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर जो 17 का होता है 17 का उसमें हुई, तो यहाँ पर हमने उनकी संख्या लिख दी 310। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने 300 लिखा हुआ, यहाँ पे 310, 10 का अंतर कैसे आ रहा है, तो चूंकि यहाँ पर जो है निर्वाचक नामावली में 494 मतदाता थे, छह की एंट्री अब होगी ना, उसके लास्ट में भी लिख सकते हैं चिन्हित प्रति के लास्ट में, या डायरेक्ट 17 का जो रजिस्टर है इसमें लिखेंगे। तो 300 तो ये हो गए थे, और 4 ये थे कौन, ईडी 6 ईडीसी वाले हो गए थे, तो 306 हो गए जिनकी एंट्री, क्योंकि मतदाता रजिस्टर में इन सभी की एंट्री होनी है। मतदाता रजिस्टर में किसकी एंट्री नहीं होती है, जो टेंडर वोट डालते हैं उनकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में नहीं होती है, बाकी सबकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में होती है। तो इसलिए ईडीसी वोटरों की जो संख्या है 6, वो भी यहाँ पे हो गई, तो 300 प्लस 6 हो गए 306। और 4 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 2 बार वोट दिए, यानी कि टेस्ट वोट, तो 2 बार, तो 2 बार, तो यहाँ पर उनका क्रमांक भी लिखा जाता है मतदाता रजिस्टर में अलग से। पहले तो उनका मूल क्रमांक लिखा जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा परीक्षण वोट, तो इसलिए उनकी एंट्री 2 बार होगी। तो 4 मतदाता ऐसे थे जिनकी एंट्री 2 बार हुई, तो 4 ये बढ़ गए, और 6 ईडीसी मतदाता बढ़ गए, तो कुल मिलाकर के ये हो गए 310। अब यहाँ इससे मैच हो गया कि मतदाता रजिस्टरों में एंट्री की गई जो है मतदाताओं की संख्या वो है 310। तो ये 310 कैसे है, तो इस प्रकार से हम इसे भी जरूर मेंशन कर देंगे, वरना उसमें कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। यहाँ पे 300, यहाँ पे 310 कैसे आ गए हैं। आगे चलते हैं, अगला बिंदु है कि मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए मतदान मशीन के अनुसार जो रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या वो है 305, यहाँ पे हो गए 305। लेकिन यहाँ पर एक कमी देखने को मिल रही है, अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो 310 वाला है, तो इसके तुरंत बाद ये वाला कॉलम होना चाहता है। मुझे जहां तक लगता है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, यदि ऐसे है तो उनकी संख्या इसके बाद आनी चाहिए, तब उसमें से वो घट करके तब ये वाला कॉलम आना था, मतदाता मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 305। तो दोनों के दोनों क्या हो जाते, आपस में मैच हो जाते इजीली, ठीक है। और चलिए ये ऊपर आ गए, ये नीचे। अब इसमें भी एक कमी यहाँ पर क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है कि इसको समझा सकूं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही कॉलम दे रखा है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, अर्थात जिनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो मैंने 17C में बताया था, तो 3 मतदाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना ही किया, और इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर का कॉलम कर दिया। यहाँ पे इन्होंने इनके लिए ऑप्शन रखा नहीं कि अनुज्ञात नहीं किए गए जो मतदाता है। भाई जो मतदाता अनुज्ञात नहीं किए गए, अनुज्ञात नहीं का मतलब है जिनको आज्ञा नहीं दी गई मत करने के लिए। तो आज्ञा कौन नहीं देगा उनको, पीठासीन, और पीठासीन अधिकारी उनको आज्ञा क्यों नहीं देंगे, अनुज्ञात नहीं मतलब आज्ञा नहीं दी गई। तो ये आज्ञा क्यों नहीं दी गई भाई, इसलिए नहीं दी गई उनको आज्ञा क्योंकि उन्होंने कुछ हुड़दंगबाजी कर दी, कोई सेल्फी लेने लगा, कोई फोन लेकर के दिया, फोन ऑन करके वीडियो बना रहा है, मतलब उसकी कुछ भी ऐसी हरकतें थी दारू इत्यादि भी करके, तो पीठासीन अधिकारी ने उनको मना कर दिया। तो 2 ये भी है, तो इसने 3 + 2 ये बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 है। तो कुल मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई थी 310 की, लेकिन यहाँ पर वोटिंग मशीन में वोट पड़े हैं 305। तो 305 यहाँ पे 5 कम क्यों हुए, तो 5 ये है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है मत न देने का विनिश्चय करने का, जबकि ये भी होना चाहिए था अनुज्ञात नहीं करने वालों की संख्या। तो हो सकता है जो बुकलेट में अभी मिलेगी हम लोगों को उसमें ये वाला ऑप्शन भी हो, क्योंकि ये पत्र पुराना लग रहा है। हालांकि था ये पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका ऐसे लिया है जो 2023 वाली पुस्तिका है, लेटेस्ट पुस्तिका, लेकिन फिर भी इसमें कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से दोनों चीजें लिख देनी है, जो तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा, केवल 3 ही घटेंगे, और यहाँ पर फिर यहाँ पे अंतर आ जाएगा, यहाँ पे 307 हो जाएंगे।
ठीक है, इसलिए हमने दोनों चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर है प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, यानी कि निर्वाचन यानी कि जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का जो अधिकारी होता है उसके प्रथम मतदान अधिकारी के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, कौन सा मतदान अधिकारी, जो द्वितीय मतदान अधिकारी है, यानी कि मतदाता पंजिका का जो प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। 11वां बिंदु निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 150 पुरुष मतदाता थे, 155 महिला मतदाता थी, और थर्ड जेंडर यानी कि थर्ड जेंडर में कोई नहीं, यहाँ पे 0 गया, तो कुल की संख्या आ गई 305। तो ये कुल संख्या इससे भी यहाँ पे मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले से 305 है। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है, आप शहरी क्षेत्र के, तो आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, अगर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कहीं की भी बात है, तो हो सकता है आपके केस में वहां पे कुछ थर्ड जेंडर वाले मतदाता भी हो, तो आप उनकी भी संख्या लिख देंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 150 पुरुष मतदाता थे और 140 महिला मतदाता है और 15 यहाँ पे थर्ड जेंडर हो जाएंगे, तो कुल मिला के संख्या 305 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर अभ्याक्षेपित या चैलेंज मत, यानी कि जो चुनौतीपूर्ण मत होते हैं कि जिसमें मतदान अभिकर्ता चैलेंज करता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है, कि जिस नाम से ये अपना नाम बता रहा है यह वह व्यक्ति नहीं है, फर्जी है। तो ऐसे आपके पास केस आ गए, हमने दोनों सिचुएशन लिए, 2 केस आ गए कि 2 को यहाँ पे चैलेंज किया गया, लेकिन 2 में से स्वीकृत हुआ 1 और अस्वीकृत हुआ 1। स्वीकृत मतलब जिसमें चैलेंज स्वीकार कर दिया गया है, यानी कि मतदान अभिकर्ता जिसमें सही साबित हो गया, तो वो उस केस में यहाँ पर 1 है वो। ठीक है, और ऐसे में जो मतदाता है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। और दूसरा केस है कि जहां पर उनका चैलेंज किसी दूसरे मतदान अभिकर्ता ने चैलेंज किया कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसके नाम से आया, लेकिन वो वहां पर सही साबित हो गया वो व्यक्ति, और फिर उसे वोट देने दिया गया मशीन के थ्रू, और यहाँ पर इनकी जो चैलेंज ये इनको अस्वीकार कर दिया गया, और फिर इनके जो 2 रुपए थे वो 2 रुपए जब्त कर लिए गए। ठीक है, जहां पे अस्वीकार हो जाएगा चैलेंज, और यहाँ पे लिख दिया गया जब्त की गई रकम की राशि 2 रुपए, इसलिए यहाँ पे 2 रुपए लिखा है। यदि दोनों ही केस में अस्वीकृत हो जाते हैं तो यहाँ पे जब्त की गई राशि यहाँ पे 4 रुपए हो जाती है, और यदि दोनों ही केस में ये स्वीकार हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे जब्त की गई राशि 0 हो जाती है। और आपके यहाँ पे ऐसा भी केस आ सकता है कि आप मान के चले कि आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं होती, यहाँ सब जगह 0-0 या फिर नील आ जाएगा। मैक्सिमम संभावना ये है कि यहाँ पे सबने 0-0 ही आना है। 13वां बिंदु उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी ईडीसी प्रस्तुत करके मत दिए। तो 6 हम ऊपर पहले ही बता चुके, हालांकि इनका विवरण यहाँ भी आ गया तो हमने ऊपर भी लिख दिया है, तो 6 है ये। ठीक है, और फिर विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिया, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 0, इसकी संभावना पूरी तरह से 0 ही है। फिर उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया है। ठीक है, तो उन निर्वाचकों की संख्या है जो अंधे शिथिलांग जो मतदाता थे वो अपने साथियों के साथ आए, तो हमने उदाहरण के यहाँ पे 1 ही रखा है क्योंकि हम सारे सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। और प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं के मतों की संख्या तो वो भी 1 है। एक प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि, कोई जो है जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर होता है, वर्गीकृत सर्विस वोटर, जैसे सशस्त्र सेना बल इत्यादि, नेवी इत्यादि में, तो ऐसे जो सैनिकों के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि घोषित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपनी पत्नी इत्यादि को, कि जो उनके जगह में जाकर के वोट दे सके, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटर। प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि वोटर होता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1। 16वां बिंदु है कि निविदत मतों की संख्या। अब निविदत मत यानी कि टेंडर वोट, हमने इनको भी लिया है 4। ठीक है, वो सब ये सारी बातें आपको 17C वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, एक एक उदाहरण से बताया। तो निविदत मतों की संख्या हम यहाँ पे लेके चल रहे 4 ऐसे थे कि जिनके जगह में पहले ही 4 व्यक्ति वोट देके जा चुके थे, और तब वास्तविक मतदाता जब बाद में आए और उनकी पहचान साबित हो गई कि यही वास्तविक मतदाता है, लेकिन उनके नाम से चूंकि मशीन में पहले ही वोट पड़ चुके हैं, अब ये मशीन में वोट नहीं देंगे। ये ध्यान देना आपने, जो निविदत मतों की संख्या वाले जो मतदाता है ये मशीन में वोट नहीं देंगे, ये देंगे टेंडर वोट से, यानी कि जो मतपत्र होता है उस मतपत्र से जो 20 मिले हुए होते हैं उनमें ये वोट देंगे। तो यहाँ पे 4 है। फिर ये कह रहे हैं निर्वाचकों की संख्या। अब किन निर्वाचकों की संख्या, तो यहाँ पे कि जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, जिन निर्वाचकों की उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की, यानी कि कोई निर्वाचक हमें पीठासीन अधिकारी को लगता है 16 या 17 साल का है और यहाँ पे इसकी आयु 19 वर्ष है, तो फिर हम उससे पूछेंगे तो फिर वो घोषणा लिखेगा कि हाँ मैं
19 साल का ही हूं। ठीक है, तो जो भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, तो यहाँ पे जिसने घोषणा दी तो उसकी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 1, और जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार कर दिया तो उनकी संख्या होगी 1। अब जो घोषणा करने से इनकार होगा तो स्वाभाविक बात है यानी कि वो सही नहीं है, जो सही नहीं है तो फिर उसको मत नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो इसके कारण वहां पे 1 का भी अंतर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं, तो एक ऐसा मान के चलिए आपके ऐसा है कि जिसने नहीं, तो यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी। 18वां बिंदु है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण बताइए। तो कह रहे हैं कि हमने लिख दिया यहाँ पे नहीं भाई, मतदान स्थगन करना आवश्यक था। ये बहुत पहले होता था जब गुंडागर्दी चलती थी, जब पूरे के पूरे बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। अब जो है ऐसी संभावना नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यह देखिए, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो यहाँ पे पूछा कि 7 से 9 बजे तक कुल कितने मत पड़े, तो 50 पड़े। फिर अगले 9 से 11 बजे तक इन 2 घंटों में कितने मत पड़े, तो यहाँ पे 100 पड़े। फिर अगले 2 घंटे 11 से 1 बजे तक कितने मत पड़े, तो 50। उसके बाद अगले 2 घंटे यानी 11 से 3 बजे तक यहाँ पे लिख दिया हमने 50, और फिर अगले 2 घंटे 3 से 5 बजे तक पड़ गए 55। तो इन सब की कुल संख्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इनकी संख्या 305। सबका जो टोटल है वो ये हो गया 305। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मली 2-2 घंटे का लिख दिया है। लेकिन होता क्या है, जब आप मतदान का प्रतिशत निकालेंगे ना प्रत्येक 2-2 घंटों में, तो वहां पे आपने ध्यान देना है, भले यहाँ पे 2-2 घंटों को तो पूछा गया है, तो हमें 2-2 घंटों को भी सेपरेट लिखना है, और ये प्रोग्रेसिव टोटल भी करना है। यानी कि पहले 2 घंटे में आए 50, उसके अगले 2 घंटों में 100 आए, लेकिन ये इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इनके साथ जुड़ने के बाद यहाँ पे इनका टोटल हो जाएगा 150। यानी कि 7 से 11 बजे तक इन 4 घंटों का टोटल हो गया 150। फिर ये 7 से 1 बजे तक इन 6 घंटों का टोटल हो गया यहाँ पे 200। फिर 7 से 3 बजे तक यानी कि 8 घंटों का टोटल हो गया यहाँ पे 250। और 7 से 5 यानी कि 10 घंटों का टोटल हो गया यहाँ पे 305। ठीक है, आपने यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे ये इनका टोटल हो गया 305। वैसे टोटल भी बना करके देंगे हम, ये अपने संज्ञान के लिए भी हो जाएगा और उनके लिए भी आसानी रहेगी जब बाद में इसको देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ लेंगे, ये हो गया 305। फिर इसके बाद मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका जो टाइम है 7 से 5 बजे, 7 से 6 भी बताया जा सकता है, तो ये लिखा हुआ वहां पे। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 19B, ठीक है, ये है पॉइंट 19B और ये है पॉइंट 19। तो ये 19वें नंबर का पॉइंट था। अब इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया पॉइंट नंबर 19B। अब इसको समझिए, तो यहाँ पर जब आगंतुक वाला जो ये फॉर्मेट है, जो भी विजिटर आएंगे तो उन विजिटर का विवरण इसमें आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्रम संख्या 1 और यहाँ पे लिख दिया आगंतुक अधिकारियों का नाम। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर आगे कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट आ गया, तो यहाँ पे हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम लिखना है, साथ में ये लिख देंगे शॉर्ट में यानी कि सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आगमन विजिट का समय, तो मान लीजिए वो आए दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 बजे आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण शांतिपूर्वक या घटना हुई यदि कोई हुई, तो हमने लिख देना है यहाँ पे शांतिपूर्वक। फिर ये कह रहे आगमन के समय का डाले गए मतों की संख्या। अब आगमन जिस समय वो आए तो उस समय जो है 12 बजे आए, तो यानी कि 12 बजे का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कुल कितने वोट पड़ गए थे, तो देखो 9 से 11 बजे तक हमारे पास कुल वोट पड़ चुके थे 150। अब चूंकि आए 12 बजे, तो 11 से 1 बजे के बीच में आए तो 150 से ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो मत ये है प्रारूप 17 के अनुसार, यानी कि 17 का के अनुसार जो मतदाता रजिस्टर है उसमें एंट्री हो गई थी 180 लोगों की, और 180 लोगों की यहाँ पर एंट्री हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ईवीएम के अनुसार यहाँ पे वोट टोटल हम वोट करके उनको दिखाएंगे टोटल वोट, तो वो दिखाएगा वहाँ पे 178। तो ये 2 कौन है, ये 2 वो हो सकते हैं जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, या फिर इनमें से एक मत न देने का विनिश्चय वाला हो सकता है, एक जो है अनुज्ञात नहीं किए गए वाला मतदाता हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 का अंतर आ गया, तो ये भर देंगे। इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा विजिटर आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, तो यहाँ पर फिर आप उनका भी यहाँ पे विवरण यहाँ पे अंकित करते रहेंगे इसी प्रकार से। तो समझ में आ गया होगा। फिर 20वां बिंदु है, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। यानी कि जब मतदान समाप्ति का जैसे समय ठीक 5 बजे, तो जैसे ही 5 बजेंगे यानी कि 4:59 होंगे, तो या अगर 6 बजे का समय होगा तो 5:59 हो गए, तो आपने देखना है कि कितने लोगों की लाइन लगी। हमारे 10, 20, 30 लोगों की लाइन लगी है, तो हमारे केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि 17 लोग ऐसे जो लाइन पे खड़े हैं। तो जैसे 17 लोग लाइन पे खड़े, तो हमने पहले जाकर के जो उसका मेन गेट होगा, ठीक है, उस बूथ का मेन गेट को हमने बंद कर देना। जो लास्ट वाला मतदाता होगा 17वें नंबर पे,
तो लास्ट वाले मतदाता को हमने पर्ची जारी करनी है नंबर 1 की, फिर उससे तो घटते क्रम में 2 3 4 5 6 7 8, और जो यहाँ पर वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा उसको दे देने हमने पर्ची नंबर 17। फिर वो पर्ची देकर वोट देकर के निकल जाएगा, फिर 16 बच जाएंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, जैसे आते रहेंगे तो उतने बचते जाएंगे। जैसे अंतिम मतदाता आएगा फिर उसके बाद तो कोई मतदाता आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर्ची पहले जारी हो चुकी है। अब इसके बाद है कि अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली मतदान समाप्ति का समय है 5 बजे का, लेकिन यहाँ पर 35 मिनट और लगे। इन 17 मतदाताओं को वोट देने में 35 मिनट का समय और लग गया। तो अंतिम मतदाता ने जब वोट दिया तो उस समय मतदान का समय हो रहा था 5:35 सायंकालीन। ठीक है, अब है 21वां बिंदु, तो निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। देखिए ये आप ये मान के चले सब जगह 0 ही आएगा, और ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न होने पाए कि यहाँ पे कोई घपला हो। अगर होगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं ये हमने लिख दिया कि मामलों की संख्या 0, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार करने वाले तो 0, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना 0, क्योंकि अब पुलिस वाले भी कई तरह के लोग जागरूक भी हो चुके, तो ये सारी चीजें अब नहीं होती है। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ने, नष्ट करना या हटाना, तो ये सब 0 तो आप इनको पढ़ लेना। यदि ये सारा सुने तो आप यहाँ पे में एक तिरछी लाइन खींच के उस पर नील लिख देना। ठीक है, या किसी ने मतदान केंद्र पे कब्जा किया तो आप इनको पढ़ते जाओ। तो हमारे केस में हम ये मान के चल रहे 0 होंगे। अगर कहीं पे कोई घपला होता है जैसे यहाँ पे खुली हिंसा, तो आप लिख देंगे खुली हिंसा। मतलब जो भी कंडीशन है आप यहाँ पे सुनने के बजाय उसको लिख दोगे, यदि कोई कंडीशन होती है तो। वैसे आप ये मान के चलिए ऐसा होगा नहीं। फिर क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर कोई ले गया तो नहीं, तो हमने लिख दिया 0। तो सारी जगह हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको तो फिर बिंदु नंबर 24, 25, 26 और 27, जैसे मैंने पहले कहा था पीठासीन अधिकारी की डायरी में कुल बिंदु होते हैं 27, तो 27 बिंदु तक हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। अब जैसे जल्दीबाजी में अगर हमने सिर्फ 0 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 27वें नंबर का बिंदु क्या है, इसको एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या आपने मतदान के प्रारंभ में, यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणा की, तो यहाँ पे हमने लिखना है हाँ। यदि आपके केस में होगा तो घोषणा की, तो हम यहाँ पे हाँ लिख देंगे। लेकिन यदि आपके केस में ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं। तो इस चीज को आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद स्थान में आप राज्य के प्राथमिक विद्यालय जो भी आपको वो लिख देंगे, तारीख जो भी मतदान की तारीख होगी यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। अब ये कह रहे कि यह डायरी मतदान मशीन विजिट शीट पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट वाली रिपोर्ट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी है, यानी कि आरओ को भेजी जानी है डायरी इन चीजों के साथ में। ठीक है, तो आशा है आपको अब से पीठासीन अधिकारी की डायरी में क्या क्या भरना हमने ये सारी चीजों का पता चल चुका होगा, और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो अन्य साथी हैं उन तक भी इस वीडियो को अवश्य भेजिएगा। बावजूद इसके अगर कोई मन में शंका रह गई, कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी इसका जवाब दे सकूं और अन्य वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।